बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुहेल वड़ाइच के कॉलम्स पर आने वाले गैर मामूली और खौफनाक किस्म के रद्द अमल की, जिसके बाद कौन सा नया खिलाड़ी मैदान में उतारा गया और उस खिलाड़ी ने किस किस को किस किस तरह की तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान की ज़मानतों का केस आज बग़ैर समाअत के ही क्यों मुलतवी कर दिया गया। मरीम नवाज़ के कामयाब नहीं बल्कि इंतहाई कामयाब दौरे जापान का भी जिक्र होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि उस दौरे के असरात मुरतब होंगे। और नाजरीन, मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई के साथ दौरान हिरासत क्या हो रहा है, इस पर भी अफसोस का इजहार करेंगे और आपकी खिदमत में कुछ तफसीलात भी रखूँगा। मगर पहले ज़िक्र हो जाए नाजरीन, सुहेल वड़ाइच के सीरीज़ ऑफ कॉलम्स ने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। इससे पहले छोटे मोटे जो टाउट टाइप सहाफ़ी होते थे वो मुख्तलिफ़ बातें इस्टेब्लिशमेंट से मंसूब करके छोटे छोटे फ़ायदे भी ले लिया करते थे, लेकिन उसका असर कभी नहीं लिया जाता था इतना ज़्यादातर लोग उनकी बातों को संजीदा भी नहीं लिया करते थे। शायद इसी वजह से इस बार सुहेल वड़ाइच साहब का इंतखाब किया गया, मगर उन्होंने गलती कहाँ की? गलती उन्होंने अपने लहजे की। उनके लहजे ने उनकी बात का साथ नहीं दिया। जिस तरह से उन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में कहा कि भुट्टो के रास्ते का इंतखाब ना करना, जिस तरह कहा कि कोई भी हादसा हो सकता है, और फिर तारा मसीह वाली बात की, उसने अवाम में शदीद रद्द अमल पैदा किया। और फिर वो रद्द अमल जो था वो हर गुज़रते लम्हे के साथ उसमें इजाफ़ा होता चला गया। नाज़रीन, ये कोई फिल्बदी गुफ्तगू नहीं थी, सोच समझ कर लिखे गए अल्फाज थे और हर लफ्ज़ से रौनत और तकब्बुर टूट टूट कर बरस रहा था। इन कॉलम से ये तासुर मिला कि इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला मुमकिन नहीं रहा, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट बड़ी शिद्दत से चाहती है कि इमरान खान उनसे माफ़ी मांगे। नाज़रीन, यही वो लफ्ज़ है, मुआफ़ी का लफ्ज़ है, जो पूरी कौम कम अज़ कम पाकिस्तान में किसी से भी ये एक्सपेक्ट कर सकती है। और इमरान खान से दूसरी कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन माफ़ी नहीं। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की बहादुरी और इस्तकामत और नज़रिए पर डट जाने की सारी इमारत जो है वो एक माफ़ी से ज़मीन बोस हो जाएगी, और यही वक्त होगा जब तहरीक इंसाफ में डेंट डाला जा सकेगा। उसे कट टू साइज़ करने की पुरानी ख्वाहिश जो है कई दिलों और दिमागों में पल रही है, उसको उसमें शायद कामयाबी मिल जाए। पस पर्दा क़ुव्वतों का ख्याल ये था कि जैसे इमरान खान माफ़ी मांगेंगे तो उनसे अगली डिमांड की जाएगी कि वो तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएं। ऐसा हो गया तो इमरान खान को फिर नवाज़ शरीफ और जरदारी की सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। जिस तरह नवाज़ शरीफ जनरल मुशर्रफ से मुआहदे का इनकार करते थे, मगर फिर वो मुआहदा मंजर आम पर भी आ गया, पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। इसी तरह जब इमरान खान दोबारा मज़ाहमत की बात करेंगे तो उनका यही तहरीरी माफ़ीनामा जो है उनके लहरा कर, उन्हें ताने दे देकर उनको फिर कठपुतली की तरह नचाया जाएगा। यानी हुकूमत छीन कर इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। अब माफ़ी के ज़रिए खान की सियासत छीनने की कोशिश की जा रही है। सुहेल वड़ाइच साहब कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। 2023 में गिरफ्तारी के फौरी बाद जब इमरान खान अटक जेल में थे, तभी उन्हें डील की ऑफ़र कर दी गई थी कि वो माफ़ी मांग लें और 5 साल चुप रहने की ज़मानत दे दें तो जहां चाहे जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने कहा था कि 5 साल तो क्या, वो 5 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहेंगे। ये इमरान खान के जेल में बिल्कुल इब्तदाई अयाम थे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि एक आध हफ्ते में ये दिमाग इसका दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर सब कुछ हम जो कहेंगे वो करने लगेंगे, तब उनसे बात होगी और जब इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नाज़रीन, लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इमरान खान अपने एक मौक़िफ़ से 1 इंच तो क्या, 1 सेंटीमीटर भी, रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हटा। उल्टा उसकी मकबूलियत जो है वो 7वें आसमानों पर पहुँच गई है। पहले माफ़ी मांगने का हुक्म सादर किया जा रहा था, अब कैदी जी कह कर माफ़ी मांगने की इल्तजाएँ की जा रही हैं। यानी आप कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें, ये निज़ाम किस तरह घुटनों के बल आया हुआ है कि
एक तरफ माफ़ी कहा जा रहा है और माफ़ी की इल्तिजा की जा रही है, और की भी किससे जा रही है, क्या कह के मुखातिब किया जा रहा है, कह दीजिए आप माफ़ी मांग लें, यानी ये पूरा मामला देखिए किस कदर, यानी उर्दू ग्रामर जो है वो साथ नहीं देती कि किसके साथ क्या लगाया जाए, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। कैदी से माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी यार, माफ़ी, और माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगी जा रही है, माफ़ी मंगवाने के लिए माफ़ी मांगी जा रही है, इल्तिजाएं की जा रही हैं। सोचने की बात है कि जिस कैदी को बदतरीन हालात में रखा हुआ है उससे माफ़ी मंगवाना क्यों ज़रूरी है। वजह नाज़रीन अर्ज़ के बिल्कुल सादा सी है कि इस वक्त निज़ाम के सामने सिर्फ एक इमरान खान ही है जो डट के खड़ा है, बाकी तो हर चीज़ सररंगू हो चुकी है। अदालतें क्या, पार्लियामेंट क्या, ब्यूरोक्रेसी क्या, रवायती सियासतदान क्या, सब के सब ताकत की दहलीज पर सजदा रेज़ हुए, सब लोग सजदा रेज़ हो चुके हैं। सिर्फ शौकत खानम का बेटा है कि जो हर जुल्म और हर नाइंसाफ़ी के बावजूद रत्ती बराबर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जेल में होने के बावजूद इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत के दिखा दिया, इसीलिए तो जेल इमरान खान के माथे का झूमर बन गई है। इस मौके पे इमरान खान का सरेंडर कर जाना पूरी कौम, ख़ास तौर पर नौजवानों को मायूसी की जानिब धकेल देगा। और नाज़रीन, जो लोग इमरान खान से माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं ना, या दबाव डाल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो इस हवाले से मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं कि अगर 0.00000001% भी कभी कोई इम्कान पैदा हो गया कि इमरान खान मलफूफ लफ्ज़ों में भी, दबे लफ्ज़ों में भी माफ़ी मांग लेगा, तो होगा पता क्या होगा, यही कि कौम के नौजवान जो पहली बार किसी शख्सियत को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, एक उसमें लीडर तराश रहे हैं, नाज़रीन, वो मायूसी के गहरी खाई में जा गिरेंगे। और ये पहली बार होगा कि कौम ने किसी को अपना हीरो बनाया होगा और उसी के हवाले से वो मायूसी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए कौम को उम्मीदों की तलाश होती है, और जो कौम के बड़े होते हैं वो यही देखते हैं कि कोई ऐसा मौका हाथ से ना जाने दिया जाए जहाँ से कौम जो है वो उम्मीद के चिराग जला सके। ऐसा कोई मौका ना हाथ से जाने दिया जाए। अंधेरों को तो मौका ही नहीं देना चाहिए ना, रोशनी के लिए अपने दरवाजे वाह करने चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। नाज़रीन, ये है कि माफ़ी का लफ्ज़ तो मतलब जो लोग इस वक्त माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, या मैं अर्ज़ किया ना दबाव डाल रहे हैं, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं, वतन दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं। वैसे एक सवाल है ज़हन में आता है, आपके भी आ रहा होगा, कि जिस इमरान खान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था इंतहाई नामुसाद हालात में, जब वो देख रहा था इमरान खान के मेरे साथ आगे ये होने जा रहा है, और उस वक्त उसने पूरे तयक्कुन के साथ कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, वो किसी और से माफ़ी मांगेगा? बड़ा सवाल है ना। ठंडे दिल के साथ, तदब्बुर के साथ, हिकमत के साथ बैठ के सोचने की ज़रूरत है। वो माफ़ी मांगेगा? सवाल ही नहीं। एक ही बात है, पूरी कौम को पता है कि जो मर्जी हो जाए ये बंदा माफ़ी नहीं मांग सकता। अच्छा, अब नाज़रीन, सोहेल वड़ाइच के कॉलम्स ने हुआ क्या है कि बुरी तरह वो बैकफायर किया, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए नए खिलाड़ी फैसल वावडा को मैदान में उतारा गया, जिनका कहना यह है कि किसी ने इमरान खान से माफ़ी मांगने को नहीं कहा। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता व्लॉग में या उससे एक व्यवस्था मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि ये इन कॉलम्स की जहाँ चाहेंगे तरदीद कर दी जाएगी, जहाँ चाहेंगे जिसको चाहेंगे जितने हिस्से को ओन कर लिया जाएगा, जिस हिस्से को चाहेंगे जितना चाहेंगे डिसओन कर दिया जाएगा। वही हुआ। एक दिन के वक्फे के बाद ही बहुत ही नाक का बाल समझे जाने वाले ताकतवर हलकों के फैसल वावडा साहब, उन्होंने कह दिया जी कि इमरान खान से माफ़ी मांगने को कहा ही नहीं गया, अदालतें मौजूद हैं वही फैसले करेंगी, ना किसी ने माफ़ी मांगने को कहा है, ना ही लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे। अब फैसल वावडा ने मज़ीद कहा कि जी सोहेल वड़ाइच की फील्ड मार्शल से सरसरी सी मुलाकात हुई है, जिसे बिला वजह बढ़ा चढ़ा कर इंटरव्यू की शक्ल दे दी गई है। यही इस खादम ने अर्ज़ किया था, अगर आप व्लॉग उठा के देख लें मेरा पिछला। उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान रहमान और शैतान के किस्से का जिक्र जो था ये ज़रूर हुआ था, मगर इस वाक़े का कॉलम में गलत इस्तेमाल किया गया, यानी तरदीद की उन्होंने। अब फैसल वावडा ने यहाँ तक कह दिया कि माफ़ी मांगने वाली बात हुई ही नहीं, ना ही फील्ड मार्शल समेत कोई फ़ौजी अफसर या अहलकार ऐसी बात कर सकता है।
उन्होंने कहा कि इस सबको सुहेल वड़ाइच की वो वावडा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ सुहेल वड़ाइच की ज़ाती इख्तरा हो सकती है। अब वावडा की वजाहत से अंदाज़ा होता है कि सुहेल वड़ाइच के कॉलम्स वाला तीर जो है वो बिल्कुल गलत चल गया, वो बैकफायर कर गया, मिस फायर हो गया, बूमरैंग हो गया, वॉट एवर इट इज़, गलती हो गई। पस पर्दा इस बात का एहसास भी है कि गलत काम गलत हो गया है। बहरहाल इन कॉलम्स और इनमें दी गई तजावीज़ जिसे ज़्यादातर लोग जो है वो धमकियां करार दे रहे हैं, उन्होंने एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को सख्त उलझन और मुसीबत में डाल दिया है और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में राइज निज़ाम, चाहे अदालतें हों, पार्लियामेंट को बेवक़्त करके रख दिया है, जिनका हकीकी फ़ैसला साजी में कोई किरदार नहीं रह गया, बल्कि असली फ़ैसले किसी और जगह पर बैठे हुए कुछ लोग करते हैं। जब ये फ़ैसले हो जाएं तो सामने नज़र आने वाले निज़ाम के मोहरे उन फैसलों पर मोहर लगाने के अलावा कुछ करने की अहलियत नहीं रखते। इन कॉलम्स का हासिल इतना है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट की, मेरा ख्याल है, साख को मज़ीद मुतासर किया है। बहरहाल वावडा ने तवातर के साथ मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर नमूदार होकर सुहेल वड़ाइच के कॉलम्स के तोड़ के साथ साथ सेम पेज वालों को भी खरी खरी सुना दी। एक्सटेंशन के सवाल पर उनका कहना था कि नून लीग ने जनरल बाजवा को लेट कर एक्सटेंशन दी थी, कौम, मुल्क और अफवाज को रगड़ने वाले मुनाफिक सियासतदानों को अब रगड़ा दिया जाएगा। साफ पता चल रहा है, खुल के बात कर रहे हैं फैसल वावडा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किन किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैसल वावडा ने मज़ीद कहा है कि जो माजी में भी फ़ौज की बदनामी का बायस बने और बदनाम करते रहे वो रगड़े जाएंगे। नवाज शरीफ और जरदारी के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तसलसल को एक्सटेंशन का नाम नहीं दिया जा सकता। फील्ड मार्शल एक्सटेंशन तो ले ही नहीं रहे, अब तो तसलसल चाहिए जिसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये वावडा साहब सारे सब कुछ फरमा रहे हैं। फिर फैसल वावडा ने बिल्कुल मौला जट स्टाइल में गवर्नर सिंध की क्लास भी टका के लिए। उनका लबो लहजा ज़रा देखें फैसल वावडा साहब का, किसी को नहीं छोड़ रहा है। गवर्नर सिंध के वोट सोच समझ कर देने वाले बयान और फिर भाई वापस आ रहा है वाली बात जो है उन्होंने पेशगोई जो की, इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल नाराज़ किया। इस पर फैसल वावडा कहते हैं कि गवर्नर सिंध का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया है, नट बोल्ट भी कस दिए गए हैं। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहते। यानी आप अंदाज़ा करें फैसल वावडा की ताकत का कि वो जिसके बारे में जो चाहे कह सकते हैं, कोई दूसरा उनके आगे चू चरा नहीं कर सकता। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। मुल्की और अदालती तारीख़ में पहली मरतबा देखा गया है कि चीफ जस्टिस ने केस में तारीख़ मांग ली। जी हाँ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस केस में तारीख़ मांगी है। समाअत के आगाज़ पर ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि आपने नए डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, मुझे पढ़ने के लिए एक वक्त का दिन दें, एक वक्त की मोहलत। सलमान सफदर कहते रहे कि जनाब वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और कुछ भी नहीं है, मगर चीफ जस्टिस इसरार करते रहे कि नहीं, मुझे पहले रिकॉर्ड के जायज़े के लिए बस एक दिन दे दे और केस को कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुन लेते हैं। और फिर उन्होंने केस जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया और चलता बने। बंदा पूछे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास पोलो खेलने का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट में कोई उनसे सेल्फियां लेना चाहे तो वो एक की बजाय 4 भी बनवाते हैं, पोज बनवा कर सेल्फियां बनवाने का वक्त है उनके पास, मगर 3 हफ्ते से ज़मानत का एक केस जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत का केस है उसका फ़ैसला करने का उनके पास वक्त नहीं है। चीफ जस्टिस कौम को 25 से 28 लाख रुपए माहाना में पड़ते हैं और हालत ये है कि साबिक वज़ीर आज़म के केस की फ़ाइल पढ़ने का वक्त उन्हें नहीं मिला। अब ज़राए कहते हैं कि चीफ जस्टिस को असल में समझ ही नहीं आ रही कि वो इस केस में फ़ैसला क्या करें। बज़ाहिर इमरान खान को ज़मानत दिए बगैर कोई चारा नहीं है, शायद वो ज़मानत का कोई ऐसा फ़ैसला, इस तरह का गोल मोल सा फ़ैसला करना चाहते हैं कि इमरान खान को ज़मानत भी मिल जाए मगर अमली तौर पर ज़मानत मुमकिन ना, रिहाई मुमकिन ना हो सके। एक ख़दशा ये भी है कि शायद 3 रुकनी बेंच में कोई इख्तलाफ है। एक जज जस्टिस शफी सिद्दीकी के बारे में तो गुमान है कि उनका फ़ैसला वही होगा जो चीफ जस्टिस का होगा। अलबत्ता मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब इख्तलाफ कर सकते हैं और कोई ऐसा इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं जो चीफ जस्टिस के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाए।
अगर आज रात चीफ जस्टिस ने खुद बेंच ना तोड़ दिया तो कल जमानत का फैसला आने का इम्कान है। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा अपने 40 रुकनी वफ्द के हमरा जापान के 5 रोज़ा दौरे पर है। मैं नहीं कह रहा, मोहसिन नकवी साहब के चैनल ने खबर दी है कि मैडम वज़ीर आला का ये दौरा कौम को 16 करोड़ रुपए में पड़ेगा और पता नहीं इसमें एयरफोर्स के तैयारे के किराए और उसे हैंगर पर खड़ा करने की फ़ीस शामिल है या नहीं इन 16 करोड़ में। बहरहाल मतलब टोक्यो में उनका जिस होटल में क़याम है उसे महंगे तरीन होटलों में शुमार किया जाता है और मेरी इत्तला ये है कि फ़ैमिली के लिए एक अलग फ्लोर वक्फ है जो, और फैमिली के ही काफ़ी बंदे हैं माशाल्लाह, गिनती पूरी नहीं होती उन 40 में से। फैमिली मेंबर्स ही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना अदालत, ना पार्लियामेंट, ना इदारा, कोई, ना पार्टी अपनी, ना कोई बड़ा, कोई भी पूछने वाला नहीं है कि इन बंदों को साथ ले जाने की क्या तुक बनती है, इन रिश्तेदारों का ये पूरे का पूरा हजूम साथ ले जाने की क्या तुक बनती है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं कौम पे, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, आज कराची को डुबो दिया है बारिश ने, केपी में क्या सूरत हाल है, एक एक पाई की ज़रूरत है, हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। और मैडम वज़ीर आला जापान के महंगे तरीन दौरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। ये दौरा एक और लिहाज से भी अहम है कि अभी दौरा मुकम्मल नहीं हुआ कि उसकी कामयाबी के इश्तिहारात अखबारात को दे दिए गए। जापान के जिस दौरे का ढंढोरा पीटा जा रहा है उसकी हकीकत के बारे में जान लेना ज़रूरी है। उन इश्तिहारात में, अच्छा इश्तिहार बुनियादी तौर पे किस चीज़ का दिया गया है? इश्तिहार इस चीज़ का दिया गया है कि जापान में वज़ीर आला का शानदार इस्तकबाल किया गया। इश्तिहार की जो मेन थीम है वो ये है, करोड़ों रुपए के इश्तिहार इसलिए दिए गए कि बताया जाए कौम को कि जी मैडम वज़ीर आला का जापान में बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ है, इस बात के इश्तिहारात दिए गए। अब मैंने खोज लगाई कि यार वाकई किसने, ये तो मुझे पता था कि जो हुआ एयरपोर्ट पे, मैंने कहा कोई गलत बात ना चली जाए, तो मैंने पूरी तरह इसको ज़रा डिग आउट करने की कोशिश की है। नाज़रीन, मैडम वज़ीर आला जब जापान पहुंची हैं तो सिर्फ एक जापानी शख्स उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ था। ये कोई ऐसा गुमनाम जापानी था कि सोशल मीडिया और AI की मुकम्मल मुआवनत के बावजूद मुझे तो पता नहीं चल सका कि ये इस्तकबाल करने वाला था कौन। कोई कहता है कि जापान का कोई निचले दर्जे का सफारतकार था, कोई कहता है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई जूनियर ऑफिसर था। बहरहाल जो कोई भी था उसके बारे में जापानी भी अच्छी तरह नहीं जानते। वैसे तो जापानियों को पता भी नहीं होगा, हमारे करोड़ों लगे और उनको पता भी नहीं होगा। मैडम वज़ीर आला को इस दौरे की दावत जापान में होने वाले नाज़रीन वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के सिलसिले में दी गई थी, जो 13 अप्रैल से शुरू हुआ और मेरा ख्याल 3 या 4 रोज़ा ये एक्सपो था। नाज़रीन, मुल्तान से एक बहुत ही शर्मनाक खबर मिली है। इस वीलॉग में मैं आम तौर पर ऐसी खबरें डिस्कस नहीं करता, ना ही मेरा मिजाज है ऐसा, लेकिन नाज़रीन सोसाइटी में पलने वाले ऐसे भयानक किरदारों पर बात ज़रूर करनी चाहिए कि मामला क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का है, एक दरसगाह का है, ऐसी जगह जहाँ हर लिहाज से रहनुमाई करना मकसूद होता है, जिसका वाहिद मकसद नौजवान नस्ल की रहनुमाई करना होता है। ऐसा मकाम जहाँ से हसूल तालीम के बाद हर कोई अखलाकियात का नमूना करार दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी का सरबराह वाइस चांसलर खुद ही गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हो और वो भी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ, तो फिर बाकी इदारे का क्या होगा। मुल्तान की नाज़रीन एमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रमज़ान गुज्जर हम जिन्स परस्ती जैसी अखलाक बाख्ता सरगर्मियों में तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ मुलव्वस पाए गए हैं। और ये बात तब पाया सबूत को पहुंच चुकी है क्योंकि यूनिवर्सिटी के मुलाजिम बावर्ची ने खुद सामने आकर गवाही दी है कि वो 2 साल तक वाइस चांसलर, इसका नाम लेने को भी जी नहीं चाहता, डॉक्टर रमज़ान, और डॉक्टर कहने को भी जी नहीं चाहता क्योंकि शायद ये टीचर रहे भी नहीं हैं, ये मुख्तलिफ़ पोस्टों पे इसी तरह रहे हैं। और रमज़ान गुज्जर की वो जिनसी दरिंदगी का शिकार होता रहा है। एजाज़ हुसैन नामी इस बावर्ची के पास अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती के वीडियो सबूत भी मौजूद है और एजाज़ हुसैन का वीडियो बयान भी सामने आ गया। वो ख़ुद तो 2 साल से रमज़ान गुज्जर के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था, मगर जब डॉक्टर रमज़ान की नज़र उसकी कमसन बेटियों और बीवी पर पड़ने लगी तो उसने फ़ैसला किया कि वो अब चुप नहीं रहेगा। बताया गया है कि डॉक्टर रमज़ान इससे पहले भी इन्हीं करतूतों की वजह से पाक एम्स और लम्स जैसे इदारों से निकाला जा चुका है।
ये बहुत ही अहम मामला है नाज़रीन, बहुत ही अहम मामला है, सियासत से बहुत ऊपर का। मुझे पता चला है कि वज़ीर तालीम पंजाब ने इस वाक़या का नोटिस ले लिया और ऐसे किरदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि तालीम जैसे मुक़द्दस शोबे को कम से कम ऐसी काली भेड़ों से निजात दिलाई जा सके। अच्छा नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक और ख़बर भी, अफसोसनाक ख़बर है, वो भी मकसूद था कि आज आपसे बात करूं। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई पाकिस्तान के बिला मुबालगा सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और इस बात से कतई नज़र कि वो कैसा कंटेंट बनाते हैं, क्या पेश करते हैं, क्या नहीं पेश करते। मैंने कभी उनकी कोई भी वीडियो नहीं देखी, एक आध कभी नज़र से गुज़री हो तो गुज़री हो। मुझे ऐसे कंटेंट में कभी भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं रही। मगर नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि डक्की भाई की वीडियोज़ को एक दुनिया देखती है। डक्की भाई इस वक्त FIA की हिरासत में है और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैटिंग ऐप्स यानी जुए वाली एप्लीकेशंस की प्रमोशन की है। इस बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त वो 2 रोज़ा रिमांड पर FIA की हिरासत में है, जहाँ इत्तलात ये हैं, मुसद्दिका इत्तलात ये हैं कि उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है और तशद्दुद भी ऐसा कि नौजवान डक्की भाई जो है वो बुलंद आवाज़ में चीखें मार मार कर रोता है। एक रोज़ पहले गालबन या गिरफ़्तारी के दिन या उसी दिन एक आध दिन आगे पीछे ज़ेर हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़ें, उनसे कहें मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं, वो मुझे बहुत मार रहे हैं। और कहा जाता है कि नाज़रीन, डक्की भाई ने अपनी दौलत की बहुत तशहीर की। पिछले दिनों उन्होंने 10 करोड़ रुपए मालियत का घर ख़रीदा। इसके अलावा भी वो बहुत महंगी घड़ियाँ, मोबाइल और इस तरह की दूसरी चीज़ें ख़रीदते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। अगर ऐसा है तो ये उनका ज़ाती अमल है और इसकी मज़म्मत भी की जानी चाहिए। डक्की भाई डाका डालकर तो ये सब कुछ नहीं ख़रीद रहा था ना। जहाँ तक बात थी पहुँचा दी गई वो थी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन। मतलब ये नाम यही वो ऐप्स है ना जो नाम बदल कर PCB के इवेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं। आपके बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं इन्हीं बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन करते हैं। मुझसे नाम ना पूछें, इनमें कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स तो इन ऐप से माहाना भारी रकमें लेते हैं। तो डक्की भाई बेचारा छोटी चीज़ थी, हाथ आ गया। इस बेचारे का कोई मतलब आगे पीछे नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड है, तो हर किसी ने उसे तख्ता मश्क बना लिया। अब बैटिंग ऐप्स पर हाथ डालना है तो पता करें कि PSL के दौरान कौन कौन से नामी ग्रामी क्रिकेटर्स बुकियों को टिप्स देते थे। लाहौर और कराची में जुए की बड़ी बड़ी बुक्स खुलती हैं, उनके मुशावरती बोर्ड में कौन कौन से बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल हैं। चंद एक के नाम मैं यहाँ लूँ तो कई लोगों के कानों से धुआं निकलने लगेगा। इसलिए इस बेचारे डक्की भाई की जान छोड़ें और असल मुल्ज़िमों को बल्कि मगरमच्छों पर हाथ डालें। नाज़रीन, आखिर में आसिफ अली अलवी की पंजाबी की एक नज़्म सुन ले। पादा शेर बना लेने, पादा शेर बना लेने, ढेरी ढेर बना लेने, जंगल दा कानून बना के गिद्दड़ शेर बना लेने, जंगल दा कानून बना के गिद्दड़ शेर बना लेने, लोटे नू डंडे दे नाल लीडर फेर बना लेने, लोटे नू डंडे दे नाल लीडर फेर बना लेने, वड्डे ढिड नू कज्जन दे लई खुला घेर बना लेने। मतलब होवे खोते नू प्यो, मतलब होवे खोते नू प्यो, थोड़ी देर बना लेने, थोड़ी देर बना लेने। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।